एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एनसीएफ 2005 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर वही है जो आपके अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और एनसीएफ चाहे आप टाइट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जितने भी स्टेट लेवल पे टाइट के एग्जाम होते हैं या फिर टीचिंग के एग्जाम होते हैं, चाहे आपका सेंटर में जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग का डीएसएसबी केवीएस, तो सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एनसीएफ में से हमेशा एक या फिर दो क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर के द्वारा अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किस तरीके से पूछे गए हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो आंसर को राइट टिक करने में। तो हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। टोटल जो इसमें क्वेश्चन है हमारे, हम लोग एनसीएफ 2005 के टॉप 85 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। एग्जामिनर के द्वारा अगर सीटेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनसीएफ से रिलेटेड तो इन्हीं में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, एनसीएफ 2005 के क्या आशय है। मतलब आपको बताने की जो एनसीएफ 2005 है उसकी मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म बतानी है आपको एनसीएफ 2005 की। तो ऑप्शन ए में कहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या ऑप्शन सेकंड रहेगा हमारा आंसर नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, या ऑप्शन थर्ड रहेगा नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, या ऑप्शन 4 रहेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा एनसीएफ 2005। और एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है हमारी वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये एनसीएफ की फुल फॉर्म है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं, बच्चों को शारीरिक असुविधा का सामान्य कारण है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों को जो शारीरिक असुविधा होती है वो किस किस कारणों से होती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है घर से स्कूल का लंबी दूरी, या ऑप्शन सेकंड रहेगा शारीरिक दंड दिया जाना स्कूल के द्वारा या विद्यालय के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा भारी बस से, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। गाइज, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। बच्चों को जो शारीरिक असुविधा होती है उसके सामान्य कारण है घर से स्कूल की लंबी दूरी का होना और बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिया जाना और भारी बस्ते, ये सामान्य कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों को शारीरिक असुविधा का सामना करना होता है या फिर बच्चों में जो शारीरिक असुविधा है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक है। आपको बताने कि एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का जो कार्य है वो क्या रहता है। ऑप्शन फर्स्ट में का एक मालिक का, ऑप्शन सेकंड है एक नेता का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा एक सुसाध्यकर्ता का, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा एक सुसाध्यकर्ता, यानी कि एक फैसिलिटेटर का काम होता है अध्यापक का। और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस आपको याद रखना है कि अध्यापक का जो कार्य होता है या अध्यापक की जो भूमिका होती है छात्रों के आगे वो रहती है एक फैसिलिटेटर की रहती है, यानी कि सारी सुख सुविधाएं अध्यापक के द्वारा बच्चों को या छात्रों को प्रोवाइड की जाती है, उन्हें परिवेश दिया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से प्रभावशाली तरीके से अच्छे से आसानी से सीख सके। इसलिए टीचर का जो कार्य होता है, टीचर को जो भूमिका निभानी होती है वो एक फैसिलिटेटर के अकॉर्डिंग ही भूमिका निभानी होती है ताकि सारी सुख सुविधाएं बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। विविध अध्ययन बताते हैं कि बहुभाषी योग्यता से किसका स्तर बढ़ता है। आपको बताना है कि
जो विविध अध्ययन होता है उससे बहुभाषिक योग्यता से किसका जो स्तर है, किसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन फर्स्ट में का संज्ञानात्मक विकास का, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा विकसित होता है, या ऑप्शन सेकंड है सामाजिक सहनशीलता का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वैविध्य चिंतन का, या वैरायटी थिंकिंग का, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। यानी कि जब बच्चे मिसलेनियस स्टडीज करते हैं या विविध अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के अध्ययन करते हैं, तो उससे एक तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे तरीके से विकसित हो पाता है। बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति है, चिंतन मनन आदि बच्चे अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। और सेकंड है सामाजिक सहनशीलता की जो भावना है वो भी बच्चों में अच्छे से विकसित हो पाती है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में का है वैविध्य चिंतन, यानी कि बच्चे जो होते हैं जब वो बहुभाषी योग्यता बच्चों में डेवलप हो जाती है, मिसलेनियस अध्ययन करते हैं, तो उनमें वैरायटी जो थिंकिंग होती है, यानी कि बच्चे अलग अलग प्रकार से थिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि उनमें जो सोचने समझने की जो शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, वो सारी विकसित हो जाती है। और बच्चे जब भी कोई आंसर देते हैं वो अपना चिंतन मनन करके आंसर देते हैं, और किसी भी बनी बनाई बातों पे वो विश्वास नहीं करते। बच्चे खुद सभी चीजों को करके देखते हैं और उसके बाद ही उस चीज पे विश्वास करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य किसका सृजन करता है? आपको बताने कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग अंग्रेजी पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो किसका सृजन करता है, यानी कि बच्चों में क्या चीज विकसित होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का है द्विभाषिकता, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बहुभाषिकता, या ऑप्शन थर्ड रहेगा केवल अंग्रेजी, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा द्विभाषिकता, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है या फिर जो हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो बच्चे की द्विभाषिकता के अंतर्गत आ जाता है। और जब बच्चे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं को ग्रहण करते तो वहाँ पे बहुभाषिकता हमारा आंसर होता, मगर यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य यानी कि सेकंड लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा द्विभाषिकता। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 6 को डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपको बताने की इवैल्यूएशन करने का जो एक पर्पस है वो हमारा नहीं है। डर के साए में बच्चों को अभिप्रेरित करना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बच्चे पर मंद अधिगमकर्ता का ठप्पा लगाना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा उस बच्चे की पहचान करना जिसे उपचार चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। मूल्यांकन या फिर इवैल्यूएशन का जो उद्देश्य, ये जो पर्पस नहीं होता हमारा कि डर के साए में बच्चों को अभिप्रेरित करना, यानी कि मोटिवेट करते रहना। डर के साए में हमें बच्चों को मोटिवेट नहीं करना, तो ये गलत कहा है यहाँ पे। और बच्चे पर मंद अधिगमकर्ता का ठप्पा लगाना, तो हमें कोई भी स्टैम्प बच्चे पे नहीं लगानी, चाहे वो स्लो लर्नर हो या फिर इंटेलिजेंस छात्र हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी तरीके के कोई छात्र हो, उस पर हमें ठप्पा नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे ये गलत कहा है। और ऑप्शन थर्ड में कहा है उस बच्चे की पहचान करना जिसे उपचार चाहिए। हम लोग उपचार जो बच्चे का करते हैं वो रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत हम लोग बच्चे का उपचार करते हैं। जो इवैल्यूएशन करने का उद्देश्य है वो एक नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इवैल्यूएशन के द्वारा यहाँ पे अध्यापक यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं दोनों का इवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि ये पता लग सके कि जो छात्र है वो किस तरीके से सीख रहे हैं, छात्रों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए हम समय समय पे इवैल्यूएशन करते हैं। और टीचर का इवैल्यूएशन इसलिए करना जरूरी है ताकि टीचर को ये पता लग सके कि वो किस तरीके से छात्रों को पढ़ाते हैं, कौन कौन सी जो टीचिंग एड्स हो गए, टीचिंग मेथड हो गए या सहायक सामग्री हो गई, किस प्रकार से यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्लास में जो पढ़ाना है सभी बच्चों पे ध्यान देते भी है या नहीं देते। कोई छात्र ऐसा तो नहीं है कोई सीखने में पिछड़ गया हो, तो सभी के ऊपर ध्यान देना होता है।
और सभी बच्चों को सिखाना होता है, इसलिए इवैल्यूएशन करना समय समय पर जरूरी होता है। यहाँ पे छात्रों की और टीचर्स की दोनों की जो कमियां होती है या किस तरीके से सीख रहे हैं, ये हमें इवैल्यूएशन के द्वारा पता लगता रहता है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 आप लोगों के सामने है। MLL का अर्थ है, यानी कि MLL की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। गाइज ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में आपको नहीं पता तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के रिगार्डिंग जो टॉपिक है उसे आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है आखिर वो है क्या और किन छात्रों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत यहाँ पे प्राइमरी बच्चों की शिक्षा के ऊपर बल दिया जाता है कि बच्चों को हमें किस तरीके से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ताकि बच्चे उसे सीख पाए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। NCF 2005 के अनुसार छात्र असफल नहीं होता, इसका अभिप्राय है कि ये स्कूल की असफलता है। ऑप्शन फर्स्ट में का है सहमत, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पूर्ण सहमत, या ऑप्शन थर्ड रहेगा असहमत, या ऑप्शन 4 रहेगा पूर्ण असहमत। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर रहेगा पूर्ण सहमत, स्ट्रॉन्गली एग्री। NCF 2005 के अनुसार छात्र जो असफल नहीं होता, इसका जो अभिप्राय है, इसका जो तात्पर्य है, इसकी जो मीनिंग है कि स्कूल की असफलता के ऊपर डिपेंड होती है कि वो बच्चों को या छात्रों को किस प्रकार से सिखाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके CTET के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके, तो ध्यान से सारी चीजों को पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षाओं में नकल को रोका जा सकता है यदि निरीक्षक लगाए जाए, यानी कि परीक्षाओं में जो नकल है उसे रोकने के लिए हमें निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर लगाने चाहिए, जिससे कि जो परीक्षाओं में जो नकल होती है वो कम हो सके। तो इसका आंसर आपको सही बताना है, इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में कहा केवल अपने स्कूल से दूसरे स्कूल से निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए, या ऑप्शन सेकंड रहेगा दूसरे स्कूलों से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अपने बाद दूसरे स्कूलों से, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आपको यहाँ पे डाउट होगा, आप सोचोगे कि यहाँ पे अपने स्कूल से भी और दूसरे स्कूल से भी यानी कि अदर स्कूल से भी दोनों जो इंस्पेक्टर है, जो निरीक्षक है, उन्हें बुलाना चाहिए परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड रहेगा, दूसरे स्कूलों से हमें बुलाना चाहिए ताकि जो नकल है, नकल की प्रवृत्ति को रोका जा सके। अगर अपने स्कूल के निरीक्षक होंगे तो वो बच्चों की कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, जब दूसरे स्कूल के निरीक्षक होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, तो वो सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए नकल को रोकने के लिए हमेशा दूसरे स्कूलों से जो इंस्पेक्टर होते, जो निरीक्षक होते, उन्हें बुलाना चाहिए और स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि जो नकल करने की प्रवृत्ति है उसे रोका जा सके। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ऑप्शन सेकंड आएगा दूसरे स्कूल से, यानी कि फ्रॉम अदर स्कूल से जो इंस्पेक्टर है उन्हें बुलाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। किसी ने सुझाव दिया कि पुनःचर्या तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी कि किस आयोग के द्वारा या किस कमेटी के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है आचार्य राममूर्ति पुनरीक्षक समिति, या ऑप्शन सेकंड रहेगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, या ऑप्शन थर्ड रहेगा कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया था, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। गाइज यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा आचार्य राममूर्ति पुनरीक्षक समिति के द्वारा कहा गया था कि पुनःचार्य तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अध्यापक को बालक को किस संदर्भ में समझना चाहिए, यानी कि आपको बताना है कि टीचर को बालक को किस तरीके से समझना चाहिए ताकि बालक सीख सके आसानी से। ऑप्शन फर्स्ट में क्या सामाजिक, या ऑप्शन सेकंड रहेगा सांस्कृतिक रूप से, या ऑप्शन थर्ड रहेगा राजनीतिक रूप से, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी, क्योंकि अध्यापक को जो समझना चाहिए वो सामाजिक रूप से भी बच्चों का विकास करना है, इसलिए उस तरीके से समझना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से यानी कि बच्चों में कल्चर को विकसित करने के लिए, मॉरल वैल्यू को विकसित करने के लिए भी अध्यापक के द्वारा इस पर जोर दिया जाना चाहिए बच्चों के ऊपर। और राजनीतिक कार्य या फिर राजनीतिक रूप से भी अध्यापक को भूमिका निभानी चाहिए ताकि बच्चे जो है उनमें सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल जो वैल्यू है या जो मूल्य हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए, ताकि बच्चों को जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना जो जीवन बिताना होता है, कहाँ बिताना होता है, समाज में बिताना होता है। तो बच्चों को इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो समाज में अच्छे से अपने आप को समायोजित कर पाए। इसलिए बच्चों में सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल हर तरीके से वैल्यू को डेवलप करना अध्यापक के द्वारा और जो विद्यालय के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 12 को हम लोग डिस्कस करते हैं। शैक्षिक तकनीकी को किस तरह की माना जाए। आपको बताना कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो हम यूज़ करते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्निंग के क्षेत्र में हम लोग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो किस तरीके से मानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है संपूरक, ऑप्शन सेकंड में क्या है प्रतिस्थापन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सभी कुछ, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा संपूरक, यानी कि सप्लीमेंट्री मटेरियल या फिर सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी के रूप में ही हमें इसका यूज करना चाहिए। और जो हम सप्लीमेंट्री मटेरियल का जो यूज़ करते हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, या फिर मेथड हो गए, टीचिंग एड्स हो गए आपके, या फिर हम जो भी डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम प्रभावशाली तरीके से जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो क्लास में अच्छे से पढ़ा पाए, और क्लास के जो स्लो लर्नर्स होते हैं, इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सभी छात्र आसानी से सीख सके। और जो सिखाने का एक शैक्षिक उद्देश्य है, जो गोल है, उसे भी क्लास में अचीव किया जा सके। इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्री मटेरियल या सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी, मेथड आदि का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो टीचिंग है वो एक प्रभावशाली तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से छात्रों तक पहुंच सके और छात्र उसे आसानी से समझ भी सके। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन का विचार है कि किन के मध्य साझेदारी आवश्यक है। आपको बताने के बाल अधिकारों पर जो सम्मेलन हुए थे उनका विचार था कि बच्चों के मध्य या बच्चों के बीच में किन किन के बीच साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में का स्कूल और विद्यालय के बीच में, या ऑप्शन सेकंड का है स्कूल और शिक्षक के बीच में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शिक्षक और बच्चे के बीच में, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कि बाल अधिकारों पर जो सम्मेलन हुए थे उनका विचार था कि बच्चे के जो मध्य साझेदारी होनी चाहिए वो स्कूल और समुदाय के बीच में भी होनी चाहिए, स्कूल और शिक्षक के बीच में भी होनी चाहिए, और शिक्षक और बच्चे के बीच में भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे हर रूप में और हर तरीके से सीख सके। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्योग्यता एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन फर्स्ट में का इसे स्वीकार करे, ऑप्शन सेकंड रहेगा इसे नकारे, या ऑप्शन थर्ड रहेगा ध्यान ना दे, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा इसे स्वीकार करे, यानी कि एक्सेप्ट करना डिसेबिलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और जो डिसेबिलिटी वाली जो स्टूडेंट है वो भी पिछड़े ना रह जाए सीखने में, इसलिए समाज के द्वारा उन्हें एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और
उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा या फिर जो बेसिक जरूरतें हैं या आधारभूत जरूरतें हैं, जो सुख सुविधाएं हैं बच्चों को चाहिए, वो सारी सामान्य बच्चों की तरह ही उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। और बच्चों को सामान्य जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही रखकर हमें शिक्षित करना चाहिए, ताकि जो डिसेबिलिटी है इसे बढ़ावा ना मिल सके। जो डिसेबिलिटी है इस पे समाज के द्वारा प्रतिबंध लग सके। प्रतिबंध कब लग सकेगा? तो जब सभी लोग या समाज के द्वारा डिसेबिलिटी को स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी सामान्य छात्रों की तरह ही सिखाना होता है, सारी सुख सुविधा होती है वो भी सामान्य छात्रों की तरह ही प्रोवाइड करनी चाहिए। अध्यापक को भी और विद्यालय को भी जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है उन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ सके और सीख सके, अपने आप को किसी भी तरीके से कमजोर या फिर अशिक्षित ना समझे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्राफ्ट की शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में का एक विषय के रूप में, ऑप्शन सेकंड का है एक प्रोजेक्ट के रूप में, या ऑप्शन थर्ड है कक्षा कक्ष गतिविधि के रूप में, या ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्राफ्ट की जो शिक्षा है ना वो किस रूप में देनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों को हम सिखाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे हम जो बच्चों को बनाना सिखाते हैं उसकी जो शिक्षा हमें किस रूप में देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा प्रोजेक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्रोजेक्ट ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जब टीचर आपको कोई घर से बनाने के लिए कुछ चीज देती है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल से आपको पेन स्टैंड बनाना हो या फिर आपको जो बॉल हैंगिंग होती है वो बनाने को दिया जाए, तो वो आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में देते हैं ना, और उसके नंबर लगते हैं, तो वो बच्चे अलग अलग जगह से सर्च कर सके, घर से पूछ सके, तो बच्चों में जो थिंकिंग है ये भी डेवलप होगी, बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो भी डेवलप हो पाएगी अच्छे प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 16 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 25% से 40% प्रश्न होने चाहिए, जबकि जो शेष प्रश्न है वो बहु विकल्पित होनी चाहिए। कि 25% से 40% के बीच में जो हमारे क्वेश्चन है वो एनसीएफ के अनुसार किस प्रकार से होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में का है लघुनिष्ठ, ऑप्शन सेकंड में का है निबंधात्मक, ऑप्शन थर्ड में का है वस्तुनिष्ठ, या ऑप्शन 4 है उपरोक्त कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा लघुनिष्ठ। यानी कि तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए हमारे, जो 2-2 मार्क्स के आपने देखा होगा दिए जाते हैं आपको एग्जाम में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीएफ 2005 के अनुसार बोर्ड की पुनर्परीक्षाएं ले लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का तुरंत लेनी चाहिए, या ऑप्शन सेकंड में का 1 माह बाद लेनी चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा 2 माह बाद लेनी चाहिए, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। गाइज यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा तुरंत, यानी कि इंस्टेंट। कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बोर्ड की अगर हमें पुनः परीक्षा लेनी चाहिए, दोबारा जो परीक्षा लेनी चाहिए वो तुरंत लेनी चाहिए, ये एनसीएफ के द्वारा कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट में का है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सेकंड रहेगा डॉक्टर कृष्ण कुमार, या ऑप्शन थर्ड में का है प्रोफेसर अरविंद कुमार, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रोफेसर गोबल गुरु। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा प्रोफेसर यशपाल, और इन्हीं के द्वारा ही 1992 में जो समिति बनाई गई थी बिना बोझ के शिक्षा, इन्हीं ने ही कहा था कि बच्चों को बिना बोझ के हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, छोटे बच्चों को, कि जो बच्चों के भारी बस्ते हो जाते थे उस बोझ को कम करना। तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और पूछा भी गया था सीटेट में क्वेश्चन कि बिना बोझ के शिक्षा किन के द्वारा दी गई थी, या जो समिति बनाई गई थी वो किन के द्वारा बनाई गई थी और कब बनाई गई थी। 1992 में ये कमेटी बनाई गई थी, या फिर 1993 अगर आपको दिया जाए, तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। और प्रोफेसर
प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा ही ये कमेटी बनाई गई थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 कौन से दूसरे पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर जोर देता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? कला एवं धरोहर क्राफ्ट, या ऑप्शन सेकंड रहेगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शांति की शिक्षा, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सब्जेक्ट थे वो तो पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ साथ जो दूसरे पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम एरिया है, उसके अंतर्गत कला एवं धरोहर क्राफ्ट है, ये भी शामिल किया गया था। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए और शांति की जो शिक्षा है वो भी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए, और एनसीएफ के द्वारा इस पे भी फोकस किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इसे भी भूलना नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन 20 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पुस्तकालय खुले रहने चाहिए। आपको बताने की अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो लाइब्रेरीज है, जो पुस्तकालय है, वो कब तक खुले रहने चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में कहा केवल स्कूल के घंटों में, ऑप्शन सेकंड में कहा छुट्टियों में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्कूल के घंटों के बाद भी, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा स्कूल के घंटों के बाद भी जो पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी है, वो ओपन रहनी चाहिए, जिससे कि छात्र वहां से पुस्तक ले सके और वहां पे पढ़ाई भी कर सके शांति से। तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्कूल के बाद भी जो लाइब्रेरीज है वो ओपन रहनी चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कस करते हैं। शिक्षा में शिक्षक केंद्रितता से डैश की ओर मुख्य बदलाव आया है। आपको बताने कि एजुकेशन के सेक्टर में पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो कैसी थी? टीचर सेंटर थी। अब जो बदलाव आया है टीचर सेंटर से, वो किस तरीके का बदलाव आया है? ऑप्शन फर्स्ट में का छात्र केंद्रित, ऑप्शन सेकंड में का अभिभावक केंद्रित, ऑप्शन थर्ड में का प्रबंधन सभी, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड, या फिर छात्र केंद्रित बोलो, या फिर आप चाइल्ड सेंटर। जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे है? चाइल्ड सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, या छात्र केंद्रित हमारी शिक्षा है। जो भी पढ़ाना होता है चाइल्ड को, यानी कि छात्रों को ध्यान में रखकर ही हमें पढ़ाना होता है। जो भी टीचिंग एड्स का अगर हमें प्रयोग करना है वो भी छात्रों के अनुसार होना चाहिए। जो मेथड यूज कर रहे हैं वो भी छात्रों के अनुसार होना चाहिए। जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो सब छात्रों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का जो हमारा अंग होता है वो छात्र ही होता है, और सारी जो हमें लर्निंग प्रोवाइड करनी होती है वो भी छात्रों को ध्यान में रखकर ही करनी होती, ताकि छात्र आसानी से और सरल तरीके से उसे समझ सके। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग डिस्कस करते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सामूहिक निर्णय किसके माध्यम से लिए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का है खुली परिचर्चा के द्वारा, ऑप्शन सेकंड में का है बंद परिचर्चा के द्वारा, ऑप्शन थर्ड रहेगा शून्य परिचर्चा के द्वारा, या ऑप्शन 4 रहेगा उपरोक्त कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा खुली परिचर्चा, यानी कि ओपन डिस्कशन के द्वारा ही जो सामूहिक निर्णय होते हैं वो ओपन डिस्कशन यानी खुली परिचर्चा के द्वारा ही लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करते हैं। छात्रों की चिंताओं संबंधित समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से होना चाहिए? आपको बताने की जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है वो किसके माध्यम से हमें सॉर्ट आउट करनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट में है शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन सेकंड है निर्देशन व परामर्श के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड है आधिकारिक के द्वारा, या ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा, या फिर गाइडेंस एंड एडवाइस, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा ही हमें बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने
निर्देशन या फिर परामर्श से संबंधित अभी तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन है और अभी तक या फिर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है उसे भी वहां से पढ़ सकते हैं। और जो भी हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होती है वो भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा ही करनी होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग डिस्कस करते हैं। समझने की जो परतें हैं, जो लेयर्स है, वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का अवबोधन, ऑप्शन सेकंड रहेगा संदर्भ, ऑप्शन थर्ड रहेगा ज्ञान, या ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ऑल ऑफ द अबव या फिर उपयुक्त सभी। क्योंकि जो समझने की जो लेयर्स होती है, जो अंडरस्टैंडिंग की ये लेयर्स होती है, वो अवबोधन, संदर्भ और जो ज्ञान, ये बच्चे की समझने की जो लेयर्स है वो होती है और बच्चा इसी के द्वारा ही सोचने, समझने, चिंतन करने, मनन करने और की जो थिंकिंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाती है। इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार हिंदी भाषा में छात्र के आंकलन से संबंधित क्या सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन पूर्णतः अनौपचारिक एवं अप्रत्यक्ष होना चाहिए, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कक्षा 6 से लेके 8th में लिखित और मौखिक परीक्षा के अंकों का अनुपात 70/30 होना चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सतत मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन का जो अनुपात रेशो है वो 30 और 70 होना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एनसीआर 2005 के अनुसार हिंदी भाषा के क्षेत्र में छात्रों का जो आंकलन है, जो असिस्टमेंट है, वो पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों का हमें मूल्यांकन पूर्णतः अनौपचारिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। क्योंकि पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो अनौपचारिक रूप से करते हैं, इनफॉर्मल और इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग करते हैं। चाहे वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा हो गया या फिर हम बच्चों को कोई कार्य करते हुए देखते तो उसके द्वारा ही हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे तो वो इतना ज्यादा चीजों को नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन सेकंड में कहा कक्षा 6 से 8th में लिखित और मौखिक परीक्षा का जो अनुपात है वो 70:30 के अकॉर्डिंग ही आयोजित किया जाता है। कि लिखित अंकों में जो इवैल्यूएशन होता है वो 70 मार्क्स का होता है और जो मौखिक यानी कि जो ओरली जो बच्चों का इवैल्यूएशन होता है वो 30 मार्क्स का होता है। जो भी आपके प्रैक्टिकल जो ओरली आपसे पूछे जाते हैं या वाइवा वगैरह होता है तो वो 30 का रेशो होता है। तो दोनों को मिला के कितने अंक होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। चलिए, और ऑप्शन थर्ड में का सतत मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन का जो अनुपात है वो 30:70 के अंतर्गत होता है। यानी कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है उसके 30 मार्क्स लगते हैं और जो आपके एनुअल असेसमेंट होते हैं, जो आपकी वार्षिक जो एग्जामिनेशन होता है मार्च 5 के एंड में, तो उसका जो रेशियो होता है वो 30:70 का होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर हमारा 4 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीआर 2005 में कितने प्रकरण या फिर कितने टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का है 4, ऑप्शन सेकंड में का है 5, ऑप्शन थर्ड में का है 6, या ऑप्शन 4 रहेगा 7। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा 5। तो इसे आपको याद रखना है कि एनसीएफ 2005 में जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, टोटल 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग डिस्कस करते हैं। किन किन भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। आपको बताना है कि जो एनसीआर 2005 है वो किन किन भाषाओं में, किन किन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, किन किन भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में का है हिंदी व अंग्रेजी भाषा में, या ऑप्शन सेकंड रहेगा हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू भाषा में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी भाषा में, या ऑप्शन 4 रहेगा 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहेगा 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद या फिर ट्रांसलेट किया गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। एनसीआर 2005 के एक प्रकरण यानी कि चैप्टर में परीक्षा को किस तरीके से संबोधित किया गया है वो आपको बताना है। यानी कि जो बच्चों की एग्जामिनेशन होते हैं, जो बच्चों से परीक्षाएं ली जाती है, उसे किस तरीके से एनसीएफ में संबोधित किया गया है या किस तरीके से लिखा गया है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का है चूहा दौड़, ऑप्शन सेकंड में का है बाधा दौड़, ऑप्शन
थर्ड में क्या घुड़दौड़, या ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कोई नहीं, नो वन। इनमें से किसी का भी यूज एनसीएफ 2005 के अनुसार एग्जामिनेशन या फिर परीक्षाओं को लेकर प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्रजातांत्रिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में बालक के समाजीकरण हेतु शांति व शिक्षा किस प्रकार साधा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, उचित गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन सेकंड में क्या है, सभी विषयों में न्याय संगत प्रकरणों का चयन करके। या ऑप्शन थर्ड में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत रहेंगे हमारे जो स्टेटमेंट दी गई है। या ऑप्शन 4 रहेगा, फर्स्ट और जो सेकंड है वो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही रहेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहेगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उचित गतिविधियों द्वारा, तो इसका भी हम आयोजन करते हैं। और ऑप्शन सेकंड में क्या है, सभी विषयों में न्याय संगत प्रकरणों का हम लोग चयन करके भी बालकों का जो समाजीकरण वो अच्छे प्रकार से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2000 के पुनर्विचार हेतु कितने राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए थे, उनके बारे में आपको बताने की कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है 22, ऑप्शन सेकंड में क्या है 24, ऑप्शन थर्ड में क्या है 21, या ऑप्शन 4 रहेगा 25। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा 22। तो इसे आपको याद रखना है। आई होप कि गाइज आप लोगों को एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो गाइस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।